वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है टूरिस्ट फैमिली। मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। दास, उसकी बीवी वसंती, उसका बड़ा बेटा नीतू, छोटा बेटा मुल्ली। दास की फैमिली चोरी चुपके रातों रात श्रीलंका से इंडिया आते हैं। रामेश्वरम पहुंचने के बाद दास की फैमिली थोड़ा तसल्ली लेती है। शुक्र है भगवान का, हम फाइनली इंडिया पहुंच गए। उसी वक्त दास का छोटा बेटा मुल्ली दास से कहने लगता है, अरे पापा, मैंने तो अपना एक बैग बोट में ही भूल आया, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद कुछ कांस्टेबल्स दास की फैमिली को देखकर इनको घेर लेते हैं। भैरवन नाम का एक कांस्टेबल दास से पूछने लगता है कि कौन हो आप लोग और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। दास भैरवन को सच बताने लगता है कि सर, मैं श्रीलंका से इंडिया आया हूँ यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। वहाँ पर हमारी कंट्री की हालत बहुत ही बिगड़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, मुझे ढंग का काम नहीं मिला, इसलिए अपनी फैमिली को लेकर इंडिया आ गया हूँ सर। भैरवन पूछने लगता है कि तुम लोग तो इंडिया आ गए, लेकिन यहाँ पर जिंदगी कैसे गुजारोगे, क्या यहाँ पर कोई जान पहचान वाला है। दास कहने लगता है कि सर, इंडिया में मेरा साला रहता है, हमें रिसीव करने के लिए मेरा साला रामेश्वरम आया है, लेकिन शायद आप पुलिस वालों को देखकर वो कहीं पर छुप चुका होगा। कोई भी बंदा मेरे साले को झटके से पहचान लेगा, बहुत ही मोटा होगा और सर पर घुंघरू बाल होंगे। ये सुनने के बाद कांस्टेबल्स आसपास के एरिया में दास के साले को ढूंढने लगते हैं। तो सच में एक बोट के पीछे योगी बाबू एस प्रकाश छुपा रहता है। पुलिस वाले दास की फैमिली के साथ साथ इस प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। जब पुलिस वाले इन सारे लोगों को पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगते हैं तो वैन में दास का छोटा बेटा मुल्ली अपने बैग से एक छोटी सी पप्पी को बाहर निकालता है। एक्चुअली ये छोटा पप्पी मुल्ली को बीच पर ही मिला होता है, लेकिन कांस्टेबल भैरवन से इस कुत्ते के बारे में एक बहुत ही इमोशनल सी कहानी बताने लगता है। सो मुल्ली की बातें सुनने के बाद वो कांस्टेबल भैरवन भी पिघल जाता है। दास से कहने लगता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही अच्छी फैमिली है, तुम लोग श्रीलंका से इंडिया आए और मैंने तुम लोगों को नहीं देखा, तुम लोग चुपचाप चेन्नई चले गए, यही बात अपने दिमाग में रखकर अपनी जिंदगी गुजार लो। इस तरह से कांस्टेबल भैरवन दास उसकी फैमिली को वहीं पर ड्रॉप कर देता है। उसके बाद प्रकाश एक कैब को बुक करने लगता है। ये लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि पहले ये लोग रामेश्वरम को घूमकर बाद में चेन्नई चलेंगे। इस दास का कैरेक्टर बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल कैब में ये लोग जो भी चीजें खाते हैं उन सारे रैपर्स को सड़क पर ना फेंकते हुए दास उन सारी चीजों को इकट्ठा करके डस्टबिन देकर उस डस्टबिन में डाल देता है। और जब चेन्नई आते हैं तो किसी सड़क के पास एक बंदा पड़ा होता है। इस बंदे को देखकर दास ये सोचने लगता है कि ये बंदा बेहोश गिर गया। प्रकाश दास को समझाने लगता है कि बेहोश नहीं गिरा, दारू पीकर टल्ली हो गया, चलो तुम तो क्या हुआ, तुम फटाफट से एम्बुलेंस को फोन करो। खैर इसके बाद प्रकाश दास की फैमिली को एक घर के पास लाता है, मतलब रहने के लिए ऑलरेडी एक घर ढूंढ चुका होता है एक छोटी सी कॉलोनी में। कॉलोनी में एंटर होने से पहले प्रकाश दास की फैमिली को कुछ रूल्स बताने लगता है कि यहाँ पर आप लोग किसी को भी मत बताना कि आप श्रीलंका से आए हो, और इसी तरह तुम लोगों की जो लैंग्वेज है उसको भी बदलना पड़ेगा। मतलब श्रीलंका की तमिल थोड़ी अलग होती है, सुनने में तो तमिल ही लगती है लेकिन कुछ वर्ड्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं। प्रकाश ये भी कहने लगता है कि आसपास के लोगों से आप लोग बात ही मत करो, बस अपना काम करते रहो। इस तरह से कुछ रूल्स बताकर प्रकाश दास की फैमिली को घर के ओनर के घर ले जाता है। शॉकिंगली उस घर का ओनर इंस्पेक्टर होता है राघवा। ये देखकर प्रकाश और दास की फैमिली के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो प्रकाश को पता नहीं होता कि घर का ओनर एक इंस्पेक्टर है। अगर इस पुलिस वाले को ये बात पता लग गई कि दास की फैमिली श्रीलंका से आए हैं तो इन लोगों को तो जेल में ही डाल देंगे। वो राघवा दास से कुछ सवाल पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, पहले कहाँ पर थे। सो दास की लैंग्वेज को सुनने के बाद राघवा को थोड़ा शक होने लगता है कि तुम्हारी तमिल तो नॉर्मल तमिल जैसी नहीं है, सच बताओ तुम कहाँ से आए हो। जब दास सच बताने ही वाला होता है उससे पहले राघवा दास से कहने लगता है, अब मुझे पता चला कि तुम लोग केरला से आए हो ना। प्रकाश भी बीच में आकर कहने लगता है, हाँ सर, ये लोग केरला से आए हैं। इस तरह से कवर अप करने लगता है। फाइनली राघवा दास की फैमिली को किराए की घर की चाबी दे ही देता है। अब नए घर में शिफ्ट होने के बाद उसी मोहल्ले की एक बूढ़ी आंटी वसंती के पास आकर थोड़ा चाय वगैरह देने लगती है, मतलब थोड़ा फ्रेंडशिप करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वसंती इतना ज्यादा बात नहीं करती। अब दास के बड़े बेटे नीतू को देखकर ऐसा लगता है कि नीतू को इंडिया आना पसंद ही नहीं होता। हमेशा अपना फोन लेकर कुछ ऑडियो सुनते रहता है, अपनी फैमिली की भी मदद नहीं करता। देखते ही देखते वसंती उस मोहल्ले की औरतों से बात करने लगती है। अब ये चीज दास को पसंद नहीं होता। वसंती को हमेशा रोकते रहता है कि तुम अगल बगल वालों से बात मत करो। दूसरे दिन प्रकाश दास की फैमिली के लिए काफी सारी चीजें लाकर देता है, मतलब फर्नीचर्स, बर्तन वगैरह।
और इसी तरह दास के फैमिली मेंबर्स के आधार कार्ड भी बनवा लेता है। मतलब अगर कोई पूछेगा तो डॉक्यूमेंट्स तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद देखते ही देखते वसंती और उस बूढ़े आंटी के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। कभी वो आंटी इसके घर पर आती, कभी वसंती उसके घर पर जाती। वसंती के बारे में पूछने पर वसंती यही जवाब देने लगती है सारे लोगों को कि हम केरला से आए हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई इसीलिए हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। दूसरी तरफ दास सारे चेन्नई को घूमते हुए जॉब की तलाश में होता है। मतलब दास ने तो किसी भी तरह से अपनी फैमिली को इंडिया लेकर आ गया, लेकिन यहाँ पर अब तो सरवाइव तो करना पड़ेगा ना, इसलिए अपनी तरीके से कुछ कोशिश करते रहता है। एक्चुअली दास की फैमिली श्रीलंका से चेन्नई क्यों आए ये हमको बाद में पता चलेगा, किसी को भी नहीं बताते इसके बारे में। दूसरी तरफ रामेश्वरम में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बलवंत सिंह नाम का एक एसीपी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन इसी दरमियान में ये बलवंत सिंह किसी बंदे को लॉकअप में बंद करके बहुत टॉर्चर करते रहता है। ब्लास्ट की खबर सुनने के बाद ये बलवंत सिंह उस प्लेस पर जाकर वहाँ पर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है। एक्चुअली रिसेंटली दास की फैमिली रामेश्वरम आए थे ना, दास को एक आदत होती है वेस्ट चीजें डस्टबिन में ले जाकर फेंक देना। सो वही चीज ये पुलिस वाले उस फुटेज में देखते हैं। इसी डस्टबिन में वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है। सो एक कांस्टेबल यही फुटेज भैरवन को दिखाकर यही बात कहने लगता है कि शायद बॉम्ब ब्लास्ट में उस दास की फैमिली का हाथ हो। भैरवन कहने लगता है नहीं नहीं, उस फैमिली को देखकर ऐसा नहीं लगता, उस दास ने तो डस्टबिन में सिर्फ कचरा ही डाला होगा। दूसरा कांस्टेबल कहने लगता है कि जो भी हो भैरवन, तुम ये बात बलवंत सिंह सर को बता दो वरना तुम्हें ही प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरफ दास की कॉलोनी में एक बैचलर बंदा होता है, हमेशा दारू पीकर टल्ली रहता। उस कॉलोनी का हर एक बंदा इस बंदे को डांटते रहता है। मतलब दारू पीकर ये बंदा कहीं पर भी गिर जाता है। मोहल्ले की सारी चीजें दास ऑब्जर्व करते रहता है और इस कॉलोनी वालों के अंदर इतनी ज्यादा यूनिटी भी नहीं होती। उसके बाद दास किसी भी तरह से अपने छोटे बेटे को स्कूल में एडमिशन करवा देता है। एक दिन दास और प्रकाश किसी चाय की दुकान के पास मुलाकात करते हैं। प्रकाश कहने लगता है कि जल्द ही मैं तुम लोगों के लिए वोटर कार्ड भी बनवाऊंगा, पता नहीं कब किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाए। दास कहने लगता है कि मैंने अपने छोटे बेटे का एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया, मेरे लिए एक और छोटी सी मदद कर दो। प्रकाश, मुझे एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, हमारे कॉलोनी में जो रिचर्ड सर है ना, उनको ड्राइवर की जरूरत है। प्रकाश कहने लगता है अरे क्या तुम्हारा श्रीलंका का गाँव समझा क्या, चेन्नई है चेन्नई, यहाँ के एरियाज को फाइंड आउट करने के लिए ही महीनों लग जाएंगे, खुद यहाँ के लोकल से रास्ता भटक जाते हैं। दास कहने लगता है कि प्रकाश तुम फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा, स्टार्टिंग से ही मैं सारा चेन्नई घूम रहा हूँ, सारे मोहल्ले के बारे में भी याद कर चुका हूँ, प्लीज मेरे लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दो, अब मैं तो वही काम कर सकता हूँ ना। सो प्रकाश उसी तरह से दास के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर वो दोनों उस रिचर्ड के पास जाते हैं जिसको ड्राइवर की जरूरत है। यह रिचर्ड दास से इसके सारे डिटेल्स पूछने लगता है, मतलब वही नॉर्मल, कहाँ से आए हो, पहले कहाँ पर थे। बाद में कहने लगता है कि मेरे पास जॉब करने के लिए मेरी एक कंडीशन है, 7 दिन तक मेरे पास काम करना होगा, अगर इन 7 दिनों में तुम्हारा काम पसंद आएगा तो मैं तुमको जॉब में रख लूंगा, वरना नहीं, तुम्हारे बिहेवियर और काम को देखकर ही तुम्हारी जॉब परमानेंट होगी। दास कहने लगता है क्या वो 7 दिन की सैलरी आप दोगे? रिचर्ड कहने लगता है नहीं दूंगा, 7 दिन बस तुम्हारा टेस्ट चलेगा। अब ये सुनने के बाद प्रकाश दास के कान में बोलने लगता है अरे यार, ये बुढ़ो तो बहुत ही कंजूस निकला, जॉब करने के बाद ढंग से सैलरी नहीं दिया तो मना कर दो, दूसरी जॉब देख लेंगे। इस तरह से जब दास मना करने ही वाला होता है उसी वक्त उस घर का काम वाला दास और प्रकाश को पेपर कप में चाय लाकर देता है। रिचर्ड उस बंदे से कहने लगता है अगर मेरे रिलेटिव्स या तो फिर मेरे फ्रेंड्स आएंगे क्या तुम उन लोगों को भी इसी पेपर कप में चाय देते हो? वो छोड़ो, जब तुम पहली बार मेरे पास काम मांगने के लिए आए थे क्या मैंने तुमको इसी पेपर कप में चाय दी थी? नहीं ना, जाओ जाकर कप में चाय लेकर आ जाओ। अब रिचर्ड का ये कैरेक्टर देखकर दास इसकी कंडीशन को मान लेता है कि आपके पास मैं 7 दिन काम करूंगा। तो यहाँ से दास का डे 1 2 3 स्टार्ट होता है। दास जब भी ड्राइविंग करता पुराने गाने चलाते रहता है रिचर्ड को इम्प्रेस करने के लिए। दूसरी तरफ एक दिन वसंती उस बूढ़ी आंटी के घर पर आती है। उस दिन उस आंटी की तबीयत बिगड़ चुकी होती है। उसके पति का नाम होता है गुणशेखर। गुणशेखर से पूछने लगती है कि आप दोनों इस घर में अकेले क्यों रहते हो? गुणशेखर कहने लगता है कि एक्चुअली हम दोनों की लव मैरिज हुई थी, हमारे घर वाले हम दोनों की शादी से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, इसीलिए हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। इस तरह से अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते रहता है। दूसरी तरफ दास रिचर्ड की गाड़ी में तरह तरह के गाने प्ले करते हुए इसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहता है। रिचर्ड कहने लगता है कि ये फालतू गाने बंद करो, मुझे म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं। दास यही सोचने लगता है कि अब इस रिचर्ड को कैसे इम्प्रेस करे। दूसरे दिन जब दास गाड़ी की सफाई कर रहा होता है तो उसी रास्ते से वो बैचलर पियक्कड़ बंदा गुजरने लगता है
दास इस बंदे से पूछने लगता है, अरे भाई क्या तुमने खाना खाया, कैसे हो तुम। लेकिन ये बंदा दास को कुछ भी जवाब नहीं देता, फटाक से अपने घर में चला जाता है। उसी वक्त गुणशेखर की बीवी वसंती के पास आकर कहने लगती है कि सुबह सवेरे मेरे हस्बैंड जल्दी जाकर मुझे नींद से जगाते हैं, लेकिन आज वो अभी तक नहीं जागे, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है, एक बार आके देखिए ना। सो दास और वसंती उस गुणशेखर के पास जाते हैं, तो तब जाके गुणशेखर की आंख खुल जाती है। पूछने लगता है कि तुम दोनों इतना सवेरे यहाँ पर क्या कर रहे हो। एक्चुअली कल रात मुझे बहुत ही अच्छी नींद आ गई थी, इसलिए सुबह सवेरे उठ नहीं पाया। इस तरह से गुणशेखर अपनी बीवी को बुलाते हुए हॉल में जाने लगता है, लेकिन एक्चुअली गुणशेखर की बीवी कब का मर चुकी होती है। यही सोचकर कि इसका पति इसको छोड़कर चला गया, मतलब बैठे बैठे ही मर जाती है। ये देखकर गुणशेखर बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि ये दोनों इतने सालों तक एक दूसरे का सहारा बने, अब गुणशेखर अकेला हो गया। दास से कहने लगता है कि जब हम दोनों ने घर छोड़ा था, मेरी बीवी के पिताजी ने हमें श्राप दिया था कि तुम दोनों अनाथ की तरह मरोगे, अब वही सच हो रहा है। दास गुणशेखर को समझाने लगता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हमारी फैमिली है, इस कॉलोनी के सारे लोग हैं, आप अनाथ नहीं हो। इस तरह से उस कॉलोनी के हर घर पर जाकर उस आंटी के फ्यूनरल पर बुलाने लगता है। सो देखते ही देखते सारे कॉलोनी वाले गुणशेखर के घर में जमा हो जाते हैं उस आंटी के फ्यूनरल के लिए। इसी दरमियान में गुणशेखर का ससुर भी आता है, वही अपनी बेटी को देखने के लिए। ये भी बहुत दुखी होने लगता है, गुणशेखर से माफी मांगने लगता है। गुणशेखर रोते हुए दास के पास आकर बहुत थैंक यू बोलने लगता है कि तुम तो कोई मामूली बंदे नहीं हो, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है। इतने सालों से हम कॉलोनी वाले एक दूसरे से अनजान थे, तुमने आकर हमारी सच्चाई आगे रखी, तुम यहाँ पर आकर हमारे अंदर की सच्चाई बाहर निकाली। कॉलोनी वाले भी यही सोचने लगते हैं कि ये बात सच है। दास की फैमिली यहाँ पर आने के बाद ही हमारे कॉलोनी में काफी सारे बदलाव आए, एक दूसरे को जानने लगे। हम लोग भी दास की फैमिली की तरह रहेंगे। खैर ये सब कुछ होने के बाद दास रिचर्ड के पास जाकर अपनी जॉब के बारे में बात करने लगता है, मतलब 7 दिन बीत चुके होते हैं। रिचर्ड कहने लगता है कि तुम्हारी जॉब यहाँ पर परमानेंट नहीं है, तुम जा सकते हो। दास पूछने लगता है कि आप मेरे गानों से तंग आ चुके हो, मैं दोबारा गाड़ी में गाने नहीं चलाऊंगा, और वैसे मुझसे क्या गलती हो गई। रिचर्ड इसका रीजन नहीं बताता, बस यही कहने लगता है कि तुम्हें जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। दास भी गुस्से में आकर कहने लगता है कि पहले दिन घर के काम वाले ने तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन अब पता चला तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शाम होने के बाद दास फुल दारू पीकर वापस अपने घर पर आता है। इसी दरमियान में मुल्ली का वो छोटा पपी जो बीच के पास मिला होता है ना, वो बहुत शरारत करते रहता है। तो इसकी आवाज से इरिटेट होकर नीतू सुबह ही उस पपी को किसी जगह पर छोड़ देता है। दास की हालत को देखकर वसंती और नीतू दास को थोड़ा बहुत डांटने लगते हैं कि इस समय में दारू पीना जरूरी था। दास नीतू से पूछने लगता है कि तुम क्यों उस कुत्ते को बाजार में जाकर छोड़ दिया, जब से यहाँ पर आए हो गुस्सा करने लगे हो, आखिरकार क्यों हो तुम ऐसे। सो यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि क्यों दास की फैमिली श्रीलंका से इंडिया है। एक्चुअली श्रीलंका में नीतू किसी लड़की से बहुत प्यार किया था, लेकिन उस लड़की के पेरेंट्स को नीतू के बारे में पता होकर लड़की वाले दास के पास आकर इसको धमकी देने लगते हैं, अगर अगली बार तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से मुलाकात किया तो तुम्हारे फैमिली का नाम और निशान मिटाकर रख देंगे हम। सो दास अपनी फैमिली को बचाने के लिए डर के मारे अपनी फैमिली को लेकर इंडिया आता है। सो नीतू दास से ही पूछने लगता है कि पापा तुमने ऐसा क्यों किया। दास कहने लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया में कोई भी बाप अपनी फैमिली को बचाने के लिए ऐसा ही करेगा। नीतू कहने लगता है कि आप समझ रहे हो कि आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन आपकी वजह से मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, हमारा देश हमारा गाँव छोड़ दिया। दास कहने लगता है चलो अब मेरी गलती सुधार लेता हूँ, वो लड़की कहाँ पर है, चलो उसी के साथ ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा। नीतू कहने लगता है कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी उस लड़की की शादी हो चुकी होगी। उससे दुख की बात क्या है पता है कि तुम इंडिया आकर दर बदर भटक रहे हो। उस दिन तो पुलिस वालों के पैरों पर गिरने लगे थे तुम। अगर हम श्रीलंका में ही रहते तो मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता, मैं भी छोटी मोटी जॉब कर लेता, लेकिन यहाँ पर इंडिया आकर मेरी डिग्री कोई काम की नहीं रही। अब मैं जॉब करूँ तो क्या जॉब करूँ। सो दास नीतू का दुख समझते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो नीतू, उस समय मैं कुछ भी नहीं सोचा, तुम लोगों की जान को बचाना ही मेरा पहला काम था। नीतू कहने लगता है नहीं पापा, आप ही मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही हम यहाँ पर इंडिया आए ना। इस तरह से ये बाप बेटे दिल खोल के बात करके एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर ही लेते हैं। बहुत ही खुश होती है इनकी फैमिली। अब उसी घर में उस राघवा की बेटी भी होती है। इनकी फैमिली को देखकर ये भी बहुत खुश होने लगती है कि हमारी फैमिली क्यों ऐसी नहीं है, ये लोग कितने साफ दिल के हैं। दूसरी तरफ रामेश्वरम में बलवंत सिंह का सुपीरियर बलवंत सिंह को अपने पास बुलाकर उसको बहुत डांटने लगता है
क्योंकि रिसेंटली बलवंत सिंह ने जिस बंदे को लॉकअप में बंद करके मारा पीटा, अब उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अगर उस बंदे को कुछ हो जाएगा तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। उससे पहले उस बॉम्ब केस को सॉल्व करो। उसके बाद इसी दरमियान में वो कांस्टेबल भैरवन बलवंत सिंह को दास की फैमिली के बारे में बता देता है कि कुछ दिनों पहले दास की फैमिली श्रीलंका से इंडिया आई। सीसीटीवी फुटेज में जो डस्टबिन में डाला था वही दास है। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि कुछ दिनों पहले एक बंदा अपने कुत्ते की मिसिंग कंप्लेंट लेकर इस भैरवन के पास आया था, तो इसकी वो कुत्ते की फोटो देखकर भैरवन शॉक में रह जाता है। लेकिन मूवी के स्टार्टिंग में मुरली उसी कुत्ते को लेकर एक बहुत ही इमोशनल सी स्टोरी बताई थी। सो भैरवन यही सोचने लगता है कि वो कहानी दास की फैमिली सब कुछ झूठे है। उसके बाद बलवंत सिंह के टीम मेंबर्स दोबारा उसी सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं। फुटेज में दास का चेहरा तो नजर नहीं आता, लेकिन जिस कैब को इन्होंने बुक किया था उस गाड़ी का नंबर नोट डाउन करके उस ड्राइवर को फाइंड आउट करके दास और उसकी फैमिली के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। मतलब दास की फैमिली को तुमने कहां पर ड्रॉप किया। सो बलवंत सिंह उस मोहल्ले पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ दास और उसकी फैमिली सारे कॉलोनी वालों से अच्छे से घुल मिल जाते हैं और इसी तरह सारे कॉलोनी वालों को अपनी असली सच्चाई भी बता देते हैं। क्योंकि दास को तो झूठ बोलना नहीं आता, तो कॉलोनी वाले भी दास की फैमिली को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो रिचर्ड दास को जॉब में रख लेता है और उसी तरह 1 महीने की सैलरी भी एडवांस दे देता है। बस रिचर्ड ने थोड़ा मजाक किया था। इसी दरमियान में उस इंस्पेक्टर राघवा की बेटी नीतू को लाइक करती रहती है। इस लड़की की भी एक स्टोरी होती है, मैंने स्किप कर दिया। दूसरे दिन उस गुणशेखर की बीवी का चर्च में एक छोटा सा फ्यूनरल चलने लगता है। सो सारे कॉलोनी वाले माइक के सामने आकर गुणशेखर की बीवी गुणशेखर के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलते रहते हैं। इसी दरमियान में वो पियक्कड़ बैचलर बंदा भी माइक के सामने आकर कुछ बातें बताने लगता है कि कॉलोनी के सारे लोग मुझे हमेशा गालियां देते रहे कि मैं पियक्कड़ हूँ, कहीं पर भी पीकर टल्ली हो जाता, लेकिन मैं क्यों दारू पी रहा हूँ ये सवाल किसी ने भी नहीं पूछा। एक्चुअली मेरी माँ कुछ बीमारी की वजह से इस दुनिया से चल बसी। एक समय ऐसा आया था कि मेरी माँ मुझे पहचान ही नहीं पाई। मेरी माँ इस दुनिया से जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया। समझ में नहीं आया कि मैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ूं। दारू की आदत पड़ गई मुझे। लेकिन ये श्रीलंकन भैया दास मुझसे आकर बातचीत किया, सवाल किया, मुझे हौसला दिया, मुझे सपोर्ट किया। सारे कॉलोनी वाले इस लड़की की बातें सुनकर बहुत इमोशनल होने लगते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना बड़ा दुख है, हम ये तो जान ही नहीं पाए। उसी तरह सारे कॉलोनी वाले इस लड़की की सपोर्ट भी करने लगते हैं कि आज के बाद से हम सारे लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। उसके बाद दूसरे दिन बलवंत सिंह पूरी फौज के साथ उस कॉलोनी पर आता है। हर एक घर घर पर जाकर भैरवन से ही पूछते रहता है, क्या वो यही फैमिली है जिन लोगों को तुमने छोड़ दिया था। भैरवन सारे फैमिली वालों को देखकर ना का जवाब ही देते रहता है। इस तरह से फाइनली ये लोग दास की फैमिली के पास आते हैं। तो शॉकिंगली भैरवन दास की फैमिली को देखकर भी ना का जवाब देता है कि वो फैमिली ये फैमिली नहीं है। बलवंत सिंह गुस्से में आकर भैरवन को बहुत डांटने लगता है, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इस कॉलोनी के सारे घर को चक्कर लिया हमने, अब वो फैमिली यहाँ पर नहीं है तो कहाँ पर है। उसी वक्त इन लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ दिनों पहले बलविन ने एक बंदे को बहुत मारा पीटा ना, वो बंदा मर चुका है। बलवंत सिंह को गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स आते हैं। जब भैरवन वहाँ से जा रहा होता है तो दास फटाफट से भागते हुए भैरवन के पास आकर यही बात पूछने लगता है कि सर आप तो हमें जानते हो, लेकिन आपने झूठ क्यों कहा, हमें क्यों बचाया। भैरवन कहने लगता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर तुम लोगों को अरेस्ट करवाने के लिए ही आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ये बात पता चली कि तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है। बात यह है कि जब पुलिस वाले घर घर जाकर उनके बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं तो कॉलोनी के सारे फैमिली वाले श्रीलंकन लैंग्वेज में ही बात करते रहते हैं। मतलब इनके बोलने का तरीका ही ऐसा होता है ताकि दास की फैमिली पकड़ी ना जाए। इसी से भैरवन को ये बात पता लग गई ये सारी कॉलोनी वाले दास और उसकी फैमिली को बचा रहे हैं, जिसका मतलब दास और उसकी फैमिली इतने अच्छे हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे में अगर मैं तुम लोगों को अरेस्ट करवाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। तुम लोग अच्छे से यहीं पर अपनी जिंदगी गुजार लो। और वैसे भी तुम अकेले कहाँ पर हो दास, तुम्हारे पीछे तो पूरी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी ने तुम्हें सपोर्ट किया। मूवी का मैसेज बस इतना है, अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। इस तरह से ये फील गुड मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।